सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई है। जो शरह है वो 5.21 हो गई है और इसी बुनियाद पर सयाहती मकामात खोल दिए गए हैं, तालीमी इदारे भी खुल चुके हैं, दीगर सेक्टर्स में भी नरमी कर दी गई है और जो मार्केट्स हैं पूरे मुल्क की, वहाँ पर भी औकात कार जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन इसके बरक्स कराची समेत सिंध भर में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। केसेस भी बढ़ रहे हैं। 70% केसेस सिर्फ कराची से रिपोर्ट हुए हैं और इसी बिना पर सिंध हुकूमत ने अब यहाँ पर लॉकडाउन मजीद हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि रात 8 बजे के बाद लोगों के घर से गैर जरूरी निकलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और ये हिदायत जारी कर दी गई है कि लोग अगर गैर जरूरी निकलें तो उनसे पूछगछ की जाए। और ये भी कहा गया है कि जो पुलिस एहलकार हैं वो गश्त करें और चेक करें गाड़ियों को कि लोग गैर जरूरी तौर पर घरों से क्यों निकल रहे हैं। और ये सब इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कोरोना की बढ़ती हुई शरह को काबू में लाया जाए, क्योंकि कराची में सिंध भर में सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और जो मार्केट्स हैं उनके औकात कार भी कम कर दिए गए हैं। सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक जो कारोबारी सूरत हाल है वो रहेगी। इसी बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हैं फयाज बुखारी। पहले उनसे अपडेट लेते हैं, फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। जी फयाज, बताइएगा, ज़ाहिर है आज यानी कि पीर के रोज़ से जो सिंध हुकूमत ने इसने औकात कार तब्दील किए हैं और 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन में जो है वो कर दिया है आगे इजाफा कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन रहेगा। शहर की क्या सूरत हाल है? मार्केटों का वक्त 6 बजे है, आप क्या देख रहे हैं? रश कैसा है मार्केट्स में? जी बिल्कुल, एक जानिब तो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की रिपोर्ट सबके सामने है, तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कुछ अच्छा फैसला किया है कि कुछ हद तक लॉकडाउन में इजाफा कर दिया जाए। सख्ती भी कर रहे हैं कि शायद आज सख्ती आज से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन शाम 6 बजे तक तमाम ही मार्केट्स खुली रहती हैं। लेकिन उसके बाद की मैं अगर आपको असलियत बताऊं तो पुलिस और रेंजर्स तो गश्त करती भी जाती है, सायरन भी बजाया जाता है, हूटर भी बजाया जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस आगे जाती है फौरी तौर पर शटर्स ओपन कर दिए जाते हैं और लाइटें बुझाने के बाद फिर से लाइटें खोल दी जाती हैं और कारोबार का सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। वैसे तो शाम 6 बजे तक तमाम ही मार्केट्स को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर भी एक मजाक ही किया जा रहा है, क्योंकि जिन जिन घरों में स्मार्ट लॉकडाउन और उनके नाम आए हैं कि फला फला घर में ये कोरोना का पेशेंट मौजूद है, वहाँ पर भी कोई इकदाम खास नहीं किए गए हैं। ना उस गली को कोई पुलिस का पहरा देता नजर आता है, ना ही कोई टेंट लगाकर उस गली को बंद किया जाता है, बल्कि अतराफ में ये भी कहा गया था कि डबल सवारी को मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अगर जिला वस्ती की बात की जाए तो 4 बड़े जो टाउन्स हैं उसका नाम लिया गया था कि गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिबाबाद, नॉर्थ कराची और इसके साथ ही सरजानी टाउन, लियाकताबाद, गुलबर्ग, ये तमाम वो हिस्से हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन अच्छे तरीके से लगाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर भी हमें रात गए तक लोग चाय के होटल्स पर लड़के खाते पीते नजर आते हैं। इसके अलावा मार्केट्स और दुकानें खुली नजर आती हैं। पुलिस भी इस वक्त ऐसे ही घूमती नजर आती है। रश जो है इंतहा का है, ऐसा लग रहा है कि रमजान ईद तो खत्म हो गई लेकिन लोग अभी भी हाँ बिल्कुल सही फयाज बुखारी, बहुत शुक्रिया। जो सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है, लोग उन इकदाम पर अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन लोगों पर सख्ती करनी पड़ती है। अगर केसेस बढ़ रहे हैं और हुकूमत समझती है कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन जो है वो नागुज़ीर है, तो उस पर अमल दरामद भी करवाना होगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, एडिटर इन चीफ वर्ल्ड न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर अब्दुल बारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, CEO इंडस हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का। एक जानिब तो मुल्क भर में तमाम जो सेक्टर्स हैं उनको खोल दिया गया है, नरमी कर दी गई है लॉकडाउन में, लेकिन दूसरी जानिब कराची और सिंध भर में सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए 2 हफ्तों का लॉकडाउन और किया जाएगा। आपके ख्याल में क्या हुकूमत यानी कि वफाक का फैसला दुरुस्त है या सिंध हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? ये मैंने मुझसे सवाल कर रही हैं आप या? जी बिल्कुल, आपसे सर जी। देखिए, बात ये है कि अगर आप देखें जो 3-4 हफ्ते पहले पंजाब में जब ये यूके वेरिएंट आया था और उसने
क्योंकि कुछ जो NCOC जो फैसला करती है वो ओवरऑल मुल्क को देख के करती है। उसके बाद उन्होंने कहा होता है कि जो सूबे अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन के मुताबिक फैसले करें। और जैसे पंजाब में बहुत सख्त फैसले किए गए थे, लाहौर को टोटल लॉकडाउन में किया गया था जब उनकी शरह पॉजिटिविटी जो है ना वो 18%, 22% तक गई थी। तो ये फैसले सूबों को करने होते हैं और इस हिसाब से करने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मजबूर करते हैं अवाम, क्योंकि हम लोग जब अपनी SOPs पे अपने रवैयों में तब्दील नहीं ला रहे तो ये सख्त फैसले करने पड़े। हमको पिछले हफ्ते हम 3 दफ़ा मिले थे इस टास्क फोर्स के अंदर, और आज फिर हमसे जब दोबारा रिव्यू किया था तो ये फैसला हुआ कि ये करना ही चाहिए। लेकिन जब तक हमने सब कुछ करने के बावजूद भी लोग जो है ना अपने रवैये में तब्दीली नहीं ला रहे थे, और ये मुश्किल फैसले होते हैं ये किसी हुकूमत के लिए भी और हमारे लिए एज अ मेडिकल भी हमको हमारी एडवाइस यही होती है। क्योंकि अगर आप करें और फिर उसके बाद जो है ना पीछे से दरवाजे खोल के आप करें, शटर बंद करके लोगों को अंडर सर्विस दे रहे हो, तो बड़ी अफसोस की बात है ना कि ये एक सीरियसनेस नहीं है। लेकिन हमें या किसी को हुकूमत को इतना मुश्किल फैसला करना है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए इकोनॉमी का इम्पैक्ट लोगों पे आवाम पे आता है, आवाम पे आता है, उसी तरीके से हुकूमत के ऊपर भी आता है। तो इसलिए अगर हम खुदा के लिए अगर हम इस 2 हफ्ते को अच्छी तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह हम 2 हफ्तों के अंदर इस काबिल हो जाएंगे कि फिर नॉर्मल एक्टिविटी जैसे मुल्क में शुरू हो गई है वैसी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी कि आप समझते हैं कि ज़ाहिर फिलहाल सिंध हुकूमत का बिल्कुल दुरुस्त है और हमें भी थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। वापस आते हैं मैं प्रोग्राम पर। लगारी साहब, ये जो सूरत हाल है, ज़ाहिर एक तरफ तो कोरोना भी फैल रहा है, फिर ज़ाहिर लोगों की मुआश को भी देखना है। इस तमाम तरह सूरत हाल को देखते हुए जिस तरह लोग अब नॉन सीरियस हो गए हैं, खास तौर पे कोविड को लेके, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सभी लोग भूल चुके, सब नॉर्मलाइज हो रही हैं चीज़ें। अब अगर हम बात करें कराची, इसमें 70% मुस्बत केसेस आए, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। और जो सूरत हाल हमारे नुमाइंदे ने बताई, क्या आपको लगता है कि हुकूमत उस तरीके से अमल दरामद करवा सकती है? इतना आसान होगा कि लॉकडाउन तो कर दिया गया है, लेकिन उस लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाना आसान होगा? नहीं, पहले भी करवाया था और उस पर अमल दरामद भी हुआ था, और ऐसा भी हुआ था कि पूरा शहर बंद होता था, ट्रैफिक नहीं होता था, बाज़ार बंद होते थे, दुकानें बंद होती थी, हर चीज़। ये पहले भी हो चुका है। पिछले साल जब मार्च में और अप्रैल में जब सूरत हाल हुई थी तो उस वक्त तो शहर को बंद कर दिया गया था। फिर लोगों ने ईजी नहीं लिया इस बात को। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा हुआ कि वहाँ पर सूरत हाल को कंट्रोल किया गया है, वहाँ पर सख्त लॉकडाउन किए गए और वहाँ पर कोशिश ये हुई है कि लोगों की मूवमेंट कम हो। अगर कराची में लोग इसी तरह से बाहर निकलते हैं तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत सख्ती की तरफ जाएगी और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल उनको लगानी पड़ेगी कि ऐसी सूरत हाल हो कि लोग फिर ना निकल सकें। तो इस तरह से लोग उन लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं जिन लोगों ने अपने ज़रूरी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए जाना हो। जी वो तो घूम रहे हैं, हम क्यों ना घूमें? वो एक ड्यूटी पर जा रहा है, ड्यूटी पर मौजूद है, उसकी ड्यूटी है, वो एयरपोर्ट जा रहा है, उस पर एयरपोर्ट काम है, एक रेलवे स्टेशन जा रहा है, वहाँ पर उसका काम है। आप किस लिए निकले हैं? और जी हम तो सैर के लिए निकले हैं, तो हम तो वैसे ही चक्का लगाने के लिए निकले हैं, हम तो वैसे ही घूमने के लिए निकले हैं, हम तो वैसे ही यूं ही निकल आए बस हम। तो ये यूं ही निकलने का सिलसिला बंद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सख्त फैसले नहीं किए गए तो फिर सूरत हाल बहुत संगीन है। और कराची के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये तेज़ी से फैल रहा है कोरोना और उससे ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इस तरह की खबरें भी सामने आई कि इंडियन वेरिएंट जो है उसके बारे में ये भी नहीं कहा गया कि तरदीद की गई हो कि इंडियन वेरिएंट जो है वो नहीं आया है, तस्दीक भी नहीं की गई। लेकिन ये B16 और 17 यानी कि इंडियन वेरिएंट जो है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे पास कुछ ऐसी सहूलतें मौजूद हैं कि हम वायरस किस किस्म का है, इंडियन है कि UK है, इसका हम पता लगा सकें? देखिए अभी UK और साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वेरिएंट को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी यहाँ मौजूद है, उसकी सहूलियात मौजूद हैं। इंडियन की अभी नहीं आई है, कुछ 2 हफ्ते के अंदर कुछ चीज़ें आ जाएंगी कि जिसको करें। लेकिन अगर मैं देखूँ जो सीवियरिटी के हिसाब से जो इंडिया में हाल है अभी, वो अल्लाह ना करे कि वो यहाँ आए, अल्लाह करे वहाँ पर भी हालात अच्छे हो जाए, तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये है कि ये कैपेसिटी हमको करनी पड़ेगी
और ताकि हमको और बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, और उसके लिए यही है कि हमको SOPs पर अमल करना होगा। और लगारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें कही हैं कि जी ये फैसले सख्त लेने के लिए मजबूर किया जाता है, हम मजबूर करते हैं, हम खुद मजबूर करते हैं। और हमको देखें ना, आपने पार्क्स खोले थे, उसमें यह था कि जी वॉकिंग के लिए वॉकिंग ट्रैक खुले रहेंगे, लेकिन लोग वो ऐसे ही जैसे नॉर्मल पार्क्स खुले में, तो आज ये भी फैसला हुआ कि वॉक के लिए भी अगर 15 दिन लोग वॉक नहीं करेंगे, जिसको वॉक करना है वो रोड पे करें, लेकिन पार्क्स को बंद किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं और ये बहुत मुश्किल फैसले थे। इसके ऊपर काफ़ी डेलिब्रेशन हुई, काफ़ी डिस्कशन हुआ, और फिर यही हुआ कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन आप कर्फ्यू नहीं लगा सकते, लेकिन उसके अपने एक मसाइल होते हैं। इसलिए हम लोग अगर हफ्ता 10 दिन भी अपने आप को रवैये में तब्दीली ले आए, जिम्मेदारी का सबूत दें, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है अभी? केसेस की शरह कितनी बड़ी है और अस्पतालों पर क्या दबाव की सूरत हाल देखी जा रही है? जी देखें, अभी कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं जिन पे हमेशा दबाव रहता है, जिसमें हमारा हॉस्पिटल भी है, इन्फेक्शस डिजीज़ का हॉस्पिटल भी है, वहाँ पर भी दबाव काफ़ी है। अगर खान पे दबाव बहुत है, प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी है, और कुछ जो सरकारी पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं उनमें गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर हम लोगों ने ये फैसले नहीं किए तो अल्लाह ना करे कि वहाँ पर भी इतना दबाव हो जाए कि हमारे पास फिर कोई सूरत नहीं रहे। अभी चंद मखसूस जगहों पे है, लेकिन अगर अभी इतना दबा दें कि हमने ये जो एक्सपो सेंटर का HDO बंद कर दिया था, उसको दोबारा खोला, 50% से ज़्यादा मरीज वहाँ भर गए। मतलब 140 बेड में से 70 बेड वहाँ पर भर चुके हैं, शायद अभी बढ़ भी गए हों। तो इसलिए ये मकसद सिर्फ जो है ना, ये कोई किसी को शौक नहीं है, किसी को इसमें फ़ायदा नहीं पहुँच रहा कि ये सख्त इक़दाम करने के लिए। लेकिन अगर आज ये नई फैसले किए तो फिर 15 दिन बाद उससे डॉक्टर साहब, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये सयाहती मकामात खोलने का फैसला दुरुस्त है हुकूमत का? देखें, यहाँ सिंध में तो सारे बंद हैं, सारी सयाहती बंद किए हुए हैं, अभी भी ये सारे बंद रहेंगे। हॉक्स पे की तरफ है, जो जितने सयाहती मकामात हैं उनको बंद रखा गया है वहाँ पर। अगर उनकी और लेकिन ये है कि उनको में बात ये है कि फिर हमको ये सोचना होगा कि आप उसको फिर रोक नहीं सकते ना। फिर कराची सर, मैं तो मुल्क भर की बात कर रही हूँ, मुल्क भर में सयाहती मकामात जो खोल अभी नहीं खोलने चाहिए। देखें, जब तक आपके सूबे में किसी एक सूबे में भी पॉजिटिविटी ज्यादा है, आप किसी को सिलेक्टिवली रोक नहीं सकते कि जी यहाँ से कोई नहीं जाएगा सयाहत के लिए। तो अभी नहीं खोलने चाहिए थे, लेकिन जो लोग बैठे हैं उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। मेरा अब तक तो ख्याल यह था कि हमको पहले ही एक हफ्ता आगे कर लेते तो पूरे मुल्क के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप देख रहे हैं कि एक सूबे में सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है, मुस्बत केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिलहाल जो सयाहती मकामात हैं उनको खोलना रिस्क में डालने वाली एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जाहिर है जो फैसला साज हैं वो बेहतर समझते हैं कि उनको क्या फ़ैसला करना है। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ कोरोना की जो सूरत हाल है वो बतदरीज बेहतर ही हो और हम बेहतरी की तरफ जाएँ, क्योंकि कोशिश तो यही की जा रही है। ज़रा सियासी माहौल की बात करते हैं। तो चौधरी निसार जो कि आज 3 साल बाद नज़र आए और आज भी वो हल्फ नहीं उठा सके पंजाब असम्बली में, और पहले तो ये हो रहा था कि एक कानून जो हुकूमत लेकर आ रही है उसके तहत शायद हल्फ उठाने हुकूमत जो है वो नहीं देगी, लेकिन उसके बाद सूरत हाल डिफरेंट हो गई। खैर, चौधरी निसार आए भी तो कुछ सियासी सूरत हाल उस तरीके की हमें नज़र नहीं आई जैसे कि होना चाहिए था। राना एहसान साहब भी में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं। राना साहब, ये चौधरी निसार साहब 3 साल बाद नज़र आए और मुनारिफ हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा नाम, साबिक़ वज़ीर दाखिला, और फिर उन्होंने हल्फ भी अब तक ना उठाया, आज भी ये मामला लटका रहा। ये हुआ क्या है, कहानी क्या है 3 साल बाद वापसी की? देखिए, मेरे ख्याल से इसका जो लिंकेज है वो उस ऑर्डिनेंस से है जो हुकूमत लाना चाह रही है। जो जिन लोगों ने हल्फ नहीं उठाया और वो इलेक्शन जीत के आए हैं, उसकी टाइम लिमिट सेट करने का, तो किसी भी सियासी केसराइया से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसका उस ऑर्डिनेंस से ज़्यादा लिंक्ड है, या वो जो लॉ में तब्दीली लाने की हुकूमत कोशिश कर रही है उससे ज़्यादा लिंक्ड है। और वो ये उसकी लॉजिक ये है कि जिन लोगों ने अपने जो है नुमाइंदे को वोट डाल के सिलेक्ट किया और इलेक्ट किया, उनका हक है कि वो नुमाइंदा जो है उनके लिए जो है वो उनकी आवाज़ उठाए असेंबली के अंदर। तो इससे ज़्यादा लिंक्ड है। बाकी जो
सियासी तौर पे जो नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि पता नहीं इससे कुछ होने वाला है, मैं पर्सनली नहीं समझता कि ये कोई जो है कोई आगे आने वाले दोनों में कोई सियासी हलचल मचेगी इससे। चले, आपको लग रहा है कि नॉर्मल ऑर्डिनेंस की वजह से ये हलचल शुरू हुई है, बाकायदा सियासी हवाले से कोई खास नहीं होगा। चलो लगारी साहब, वैसे ये बात है भी दुरुस्त ना कि अगर टाइम लिमिट सेट कर दें, एक शख्स अगर सीरियस ही नहीं ले रहा कि आपको आवाम के वोटों ने मुंतखब किया है, लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं समझ रहे कि आपने हल्फ उठाना है, आपने असेंबली में खड़े होकर उन लोगों के वोट का जो एक उनकी तहफ़्फ़ुज़ था उसको यकीनी बनाना है, उनकी आवाज़ बनना है आपने असेंबली में। अगर आप समझ ही नहीं पा रहे इस चीज़ को तो फिर तो सही है, ऐसे लोगों के लिमिट लगानी चाहिए। आपको लगता है कि चौधरी साहब इसीलिए नजर आए कि भाई उनको लगता है ऑर्डिनेंस खतरनाक हो सकता है? नहीं, एक तो जो उनका तर्ज अमल था वो दुरुस्त नहीं था। बिल्कुल, उन्हें इंतखाब में हिस्सा लेने के बाद और कामयाबी के बाद दो सूरतें हो सकती थी, या कहते मैं नहीं जाता हूँ सूबाई असम्बली में और वो उससे रिज़ाइन कर देते, दूसरी सूरत हाल थी कि हल्फ उठा लेते, और तीसरी बात ये है कि हल्फ उठाने से पहले जब जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कुछ हालात को कंट्रोल करना है। क्या मतलब पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अब चौधरी निसार साहब के हाथ में हैं और वो कंट्रोल करेंगे। उन्होंने कहा मैं बस मेरे वहाँ पहुँचने के बाद हालात कंट्रोल में आ जाएंगे, या हालात को कंट्रोल करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मुल्क के हालात कंट्रोल करने के लिए क्या करने, कैसे जा रहे थे? इनके पास कोई ऐसा जादू की छड़ी थी, जाते ही हालात जो इनके कंट्रोल में आते और सारी चीज़ें। लेकिन हुकूमत की तरफ से और ऐवान के जो कस्टोडियन हैं उनकी तरफ से मुझे बहरहाल अफसोस है, जब चौधरी निसार हल्फ उठाने के लिए आए तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में से किसी एक को वहाँ मौजूद होना चाहिए था, और ये ऐलान किया गया था और बहुत पहले कहा गया था कि वो हल्फ उठाने आ रहे हैं। तो जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब को जो है वहाँ मौजूद होना चाहिए था, डिप्टी स्पीकर को वहाँ मौजूद होना चाहिए था, और नहीं तो जो उस वक्त चेयरमैन इजलास की सदारत कर रहे थे वो फुल स्पीकर के अख्तियारात को वो इस्तेमाल करने की पोजीशन में थे, ठीक है, और वो हल्फ ले सकते थे। आखिरी बात ये है, और उन्हें ये आइन के खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने आइन के खिलाफ वर्जी की है चौधरी निसार से हल्फ ना लेकर। लेकिन एक बात और है, ऑर्डिनेंस की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, हल्फ सिर्फ आइन पर होता है। सही। और आइन ने डिस्क्राइब कर दिया है, आइन ने सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से आइन रुकन असेंबली की हल बर्दारी कैसे होगी, किस तरह से होगी, उसके बाद क्या होगी। लेकिन आइन में तरमीम की जा सकती है? नहीं, उनको उसमें तरमीम ये नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस के जरिए। अच्छा, ऑर्डिनेंस के जरिए आइन को तरमीम, आइन में तरमीम नहीं की जा सकती है, ये इनके अख्तियार में नहीं है। इन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उसकी कोई अखलाकी हैसियत भी नहीं है। वो उसके लिए एक आईनी तरमीम के तौर पर पेश करें, ऐवान पास कर दो, सुभान अल्लाह, ऐवान पास ना करे तो ठीक है, घर यही बात सर मैं कह रही हूँ कि ऐवान से सारे आइन में तरमीम हो जाए, ऑर्डिनेंस के जरिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सही तरीका है नहीं। अच्छा, पॉइंट टेकन। वक्त की कमी है, जरा पीडीएम पे बात कर लूँ क्विकली। मैं राना साहब से, आज जो शाया होने जा रहा है उसमें क्या तय होगा? पीपल्स पार्टी को बनाया जाएगा, क्योंकि असल जो मामला है वो पीपल्स पार्टी का ही है, तो क्या अब अगले इजलास में पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी? देखिए, इसके ऊपर मौक़िफ़ क्लियर है। जो भी इख्तलाफात पैदा हुए पीपल्स पार्टी की जो है वो अपनी अपोजिशन लीडर की सीट के लिए, और जो बाप पार्टी से लिया, वो इख्तलाफ की मेजर वजह बनी। तो वो इख्तलाफात दूर हो सकते हैं अगर आपस में बैठ के एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए कि वो क्यों किया गया, और उनकी वो जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर दिया जाए। तो तभी यही सूरत हाल बन सकती है कि मामलात आगे ठीक हो जाए। पर्सनल तो हमारा कोई वेंडेटा नहीं है एक दूसरे के साथ, और जो 26 नुकात है, लेकिन सर खबर तो ये पीपल्स पार्टी मान गई है इजलास में शिरकत करने के लिए। बस तो ये दिस इज अ गुड थिंग, वो आएगी इजलास में और उनसे यही मौक़िफ़ जाना जाएगा, और जब ये क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज के ऊपर, पीडीएम मुतहरिक कब होगी राना साहब? अगला लाहेअमल पीडीएम का क्या होगा? देखिए, पीडीएम के पास बहुत सारी तरीक़ाकार हैं इस हुकूमत के खिलाफ जाने के लिए, और जो हमारा मेन था वो यही था कि हमारी पीएमएलएन की ये सोच थी कि सब ऑपोजिशन मिलके, पीडीएम मिलके इस्तीफा दे दे तो ये निजाम गिर जाता है। वहीं बात रुक भी गई थी। तो है अब जो आगे का लाएअमल है वो ये इस इजलास के बाद ही सामने आएगा। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं। इन हाउस चेंज की ऑप्शन है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते। क्या अब इस
टाइम के ऊपर जहां सिर्फ 2 साल रह गए हैं। तो पहले आगाज कहां से होगा? पंजाब से होगा तहरीक एतमाद का? देखिए ये जरूरी नहीं है। अच्छा। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि क्या हुकूमत अब आखिरी 2 सालों के अंदर इसको हम लोग निकाल के सियासी यतीम बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, ये सारे मामला डिस्कस होंगे कि अगर हम हुकूमत को गिरा के कोई आ भी जाती है नई गवर्नमेंट पंजाब में, तो क्या वो भी डिलीवर कर पाएगी 2 सालों के टेन्योर के अंदर? तो ये अब मामला जो है वो हुकूमत को फौरी तौर पे अब गिराने से हट के और भी इसमें डिबेट शामिल हो गई है। तो वो सारे मामला डिस्कस होंगे और फिर आगे का लाएमल आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान साहब। आगे का लाएमल ज़ाहिर है पीडीएम तय करेगी। अब अगर हुकूमत नहीं है, उसके अलावा और ऑप्शन जो हैं उन पर काम किया जाएगा। देखते हैं वो बहुत सारे ऑप्शन जो हैं पीडीएम के पास वो कौन से होंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो लगाई साहब का मौक़िफ़ भी पीडीएम की सूरत हाल पर लेंगे और मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है इस पर ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। लगारी साहब, अभी हम जानने से पहले जो पीडीएम की सूरत हाल में बात कर रहे थे, आपको लगता है कि पीडीएम दोबारा से वैसे ही फाल हो सकेगी? और वो जो ऑप्शंस की बात राना साहब ने की, आपके ख्याल में इस्तीफों के बाद एक नए सिरे से ऑप्शन से कॉल करना कितना आसान होगा? मेरे ख्याल में कि एक सियासी हलचल ज़रूर पैदा हुई थी इस 8 महीने के अरसे में, सितंबर से लेकर अब तक, और 3 महीने तो इख्तलाफात में गुजर गए। यानी कि इन्होंने जनवरी के बाद से अपने झगड़े शुरू किए थे और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने झगड़ों में गुजर गए। 4 महीने जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4-5 महीने एक्टिविटी की थे और एक्टिविटी बड़ी एक्टिविटी थी। 5-6 बड़े शहरों में बड़े जलसे किए गए और सूरत हाल मोबलाइज की गई और उन्होंने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली थी और लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी सरगर्मी हो रही है। लेकिन मसला उस वक्त पैदा हुआ जब ये कहा गया कि जनाब लॉन्ग मार्च जो हम करना चाहते हैं उसकी तैयारी की जाए। तैयारी सिंध में तो हो रही थी, हमें भी मालूम था कि जनाब निसार खोड़ो जा रहे हैं हर ज़िले में और जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और अरेंजमेंट हो रही है, यहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी, इस तरह से बंदे चलेंगे, फलां से आएगा, ये सारी की सारी चल रही थी। लेकिन एक शर्त ये थी कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। तो सिंध में सिंध की हुकूमत है और उसके अलावा भी उनका मौक़िफ़ ये नहीं था कि वो इस्तीफे दिए जाएं। इस्तीफे की शर्त अचानक आई थी जब लॉन्ग मार्च का टाइम पूरा हो गया था। लॉन्ग मार्च पर जाने से थोड़े ही दिन पहले आ गई ये शर्त। इस शर्त पर जो है वो सब कुछ पस मंज़र में चला गया। फिर जरदारी साहब ने एक और तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा जी चलते हैं हम ऐवान की तरफ और वहाँ जाकर इनका सामना करते हैं। एक चीज़ निकल कर आई कि गिलानी साहब जो हैं हुकूमत को शिकस्त देकर पूरे ऐवान में से वो मुंतखब होकर आ गए। बिल्कुल। और वो ऐवान की अक्सरियत का वोट लेकर आए और हुकूमत के नामजद नुमाइंदे को हरा कर आए जी, हफीज शेख साहब को हरा कर आए और वो जीते। इससे यह जाहिर हुआ कि जी अगर हुकूमत को गिराना हो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इस बात को PMLN ने तस्लीम नहीं किया और PMLN का सर यही सारी चीज़ें थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यही सारी चीज़ें आप कह रहे हैं ये पूरी एक चेन बनी और यहीं से ही मामलात ख़राब होना शुरू हुए। देखते हैं कि अब मामलात ठीक कर पाती हैं तमाम तर जमातें अपने, और ज़ाहिर इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर ही आगे बढ़ना होगा, तभी कुछ किया जा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी हलचल रहेगी। लेकिन पाकिस्तानी मईशत का क्या होगा, क्योंकि ये तीसरा बजट जो जून में आने जा रहा है ये अब नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पेश करेंगे और हमने देखा कि हर बार बजट को एक नए जो है वज़ीर ख़जाना ने पेश किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब अगले साल जो मुआशी ग्रोथ है वो 5% तक हो सकती है। कुछ अदाद शुमार भी उन्होंने दिए। साथ साथ उन्होंने कहा बजट टैरिफ में इजाफा नहीं करेंगे, बजट में लोगों पर बोझ भी नहीं डालेंगे। ये वादे तो बजट लाने से पहले किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह हमारी मुआशी तज्ज़ियाकारों से पहले भी गुफ्तगू रही, उन्होंने कहा इस दफ़ा ज़्यादा हिडन टैक्सेस होंगे, लोगों में बोझ बढ़ेगा टैक्सेस की सूरत में। तो ये कहना गलत है कि लोगों पर बोझ नहीं डाला जाएगा। इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात हैं, साबिक़ वज़ीर ख़जाना है डॉक्टर सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहब। ये जो सूरत हाल आपने भी कल देखा होगा कि जो शौकत तरीन साहब हैं इन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो इक़्तिसादी शरह नमू है ये 3.94% बढ़ गई है, इसको मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश की गई
उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ इसके बरक्स से, अलबत्ता 2008 में जो कंडीशंस थी IMF की वो उसके अब बहुत सख्त हो गई हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोविड की सूरत हाल की वजह से भी ये कुछ सारा जो खराबा हुआ है मईशत का, ये भी मुल्क की मईशत पर असरअंदाज हुई है कोविड की सूरत हाल। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि मुआशी ग्रोथ बढ़ जाएगी 5% तक अगले साल, आप किस तरह देखते हैं नए बजट को? देखिए, आप बड़ा अच्छा आपने तज्जिया किया कि ये IMF का जो प्रोग्राम था वो बहुत सख्त प्रोग्राम था, इसमें तो कोई शक नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये बहुत सख्त प्रोग्राम था और इसकी जो फॉल आउट था वो आम आदमी के ऊपर उसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, क्योंकि इसमें मसला ये था कि पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका था, और जब आपका दिवालिया हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे और कोई सूरत नज़र नहीं आती तो आपको IMF के पास जाना पड़ता है। अब स्टोरी ये है हमारी कि हम 22 दफ़ा IMF के पास गए हैं, और इस दफ़ा जैसे शौकत तरीन साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि आप हमेशा आते हैं हमारे से, आप एक डील करते हैं और फिर जाके वो मुकम्मल नहीं करते, तो इस दफ़ा आपको पहले करनी पड़ेंगी चीज़ें और उसके बाद फिर आपको कुछ रिलीफ मिलेगी। सो वो प्रोग्राम के बारे में शौकत तरीन साहब ने बात की और वो बिल्कुल सही बात है। अब ये है कि हमने इसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट भी बर्दाश्त कर ली है, इसमें अवाम ने बहुत उनके ऊपर बोझ पड़ा है, इन्फ्लेशन का बोझ पड़ा है, फिर ऊपर से कोविड जो है वो भी 100 साल में ऐसी बीमारी नहीं आई, बल्कि ज़्यादा ही हो गया है और पूरी दुनिया में इसकी डिस्ट्रप्शन है। और अब आप देख लें हमारे हमसाया मुल्क में भी क्या हो रहा है, और यूरोप और अमेरिका में भी आपने देखा है, साउथ अमेरिका में भी आपने देखा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान उन हालात से बचा है और अब आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं कि ग्रोथ जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को कोरोना की वजह से डिसरप्ट होने से बचाया। सही। हमने अपने एग्रीकल्चर को बचाया, हमने अपने इंडस्ट्री को भी बचाया, इंडस्ट्रियल शटडाउन्स जो हैं उन्हें मिनिमाइज किया, और फिर सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ने भी बड़ी मराहत दी इंडस्ट्री को कि जहाँ पे उन्होंने लोन्स दिए कि आप अपने वर्कर्स को फारग ना करें, उनको आप तनख्वाह दें और बाद में जब आप चल पड़ेंगे तो फिर हम वो आप वापस कर दें लोन्स को। वो लोन्स भी बड़े कामयाब हुए। फिर उन्होंने टर्फ एक चीज़ थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज करें ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। एक्सपोर्ट सेक्टर की बिजली के बिल कम कर दिए, बिजली आपकी जो एक्सपोर्ट सेक्टर को उस लेवल पे ले आए जो हिंदुस्तान में बिजली है या बांग्लादेश में बिजली है, उसी लेवल पे वो हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर को ले आए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सारी मराहत दी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कंस्ट्रक्शन करें ताकि रोज़गार जो है, डेली वर्कर जो है, डेली वेजेस पे जो वर्कर है जिसने रोज़ाना कमाना है, वो उसके लिए जॉब्स बने। तो वो भी कामयाब हुई। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लिक कर गई और उसकी वजह से ये आपको 3-4% की ग्रोथ निकल रही है। और इस वक्त जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं और IMF भी पाकिस्तान की सपोर्ट में है, तो ये इंशाल्लाह 5-6% को हम एक्सीड कर जाएंगे अगले सालों में। 2023 तक मेरे अपना अंदाज़ा है कि 7 से 8% तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अच्छा। उसकी वजह है एक ये है कि अब आपकी जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है कि जिस चीज़ में पाकिस्तान का एडवांटेज है उस चीज़ को प्रमोट किया जाए, वहाँ पे फैसिलिटेशन की जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ख़ास तौर पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और उसके लिए प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। पूरे हमारे पंजाब में आपको पता है कि डिविजन्स 9 डिविजन्स हैं। हर डिवीजन जो है हमारी वो एक मुल्क की तरह बड़ी एंटिटी है जिसमें दरिया भी हैं, ज़मीन भी है, लोग भी हैं, शहर भी हैं। तो हर डिवीजन का प्रोग्राम बना है कि हर डिवीजन की इकॉनमी को दुगना करना है। सो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये इंशाल्लाह अगले 1-2 सालों में सारा इसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और हम 7-8% तक बिल्कुल पहुंचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान
पहले भी इतनी ग्रोथ कर चुका है, आपको पता है 2006-2007 में हम। लेकिन डॉक्टर साहब आपने खुद कहा कि तरक्की ज़ाहिर जो हुई है, जो ग्रोथ है वो ज़ाहिर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरक्की से ज़ाहिर वो जुड़ रही है, लेकिन जहां हम खड़े हैं और यहां तक जो हम पहुंचे, तो ये हुकूमत का जो एक नैरेटिव है, हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से पहुंचे, लेकिन क्या आपके ख्याल में जो पॉलिसीज़ इस हुकूमत की थी, क्या उसने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया मईशत को? नहीं, आई थिंक देखें, एक तो मैंने पहले बात की कि जब आप एक मुल्क का दिवालिया होता है ना, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि 2018 में आपका तकरीबन 30 अरब डॉलर आपने एक किस्म का कर्ज ले लिया उसी साल के लिए। एक साल के लिए 30 अरब डॉलर आपने खर्च कर दिए, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की। सो वो जो है उसको फाइनेंस करना बड़ा इम्पॉसिबल था। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर भागे, कभी सऊदी अरेबिया गए, तुर्की गए, यूएई गए, मलेशिया गए, तो वो हमें कोई 10-12 बिलियन हमारे दोस्तों ने दिया, लेकिन 30 अरब की ज़रूरत थी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ IMF जो है उसके होने से ही होती है। और उसकी एक वजह है कि IMF ने तो हमें 6 बिलियन डॉलर दिए, लेकिन उनके 6 बिलियन डॉलर्स की वजह से अब आपने यूरो बॉन्ड भी कर लिया 2.5 बिलियन। अगर IMF प्रोग्राम ना हो तो आपको यूरो बॉन्ड में एक पैसा नहीं मिलेगा, आपको वर्ल्ड बैंक एक पैसा नहीं देगा, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक एक पैसा नहीं देगा। सो IMF का प्रोग्राम जो है वो आपको उतनी देर के लिए महफूज रखता है जितनी देर आपका प्रोग्राम है, ताकि आप अपनी इकॉनमी में रिफॉर्म्स कर लें। अब पहली रिफॉर्म तो ये थी कि जो आप कर्ज पे जिंदा थे और आपने एक मसनूई लेवल पे अपने रुपए की कीमत रखी हुई थी, IMF ने कहा जी ये आप रुपए की कीमत जो है मार्केट बेस्ड करेंगे, और उससे हमें सबसे बड़ा जो बोझ पड़ा है वो उसका पड़ा है, क्योंकि हमारी बिजली भी समझें कि इम्पोर्टेड है, क्योंकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं, फिर हम गैस इंपोर्ट करते हैं, तमाम हमारी जो बड़ी रॉ मटेरियल्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी हमारी इंपोर्ट होती है। तो जब डॉलर जो है वो महंगा हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो एडजस्टमेंट हो गई है। अब आपको रुपया जो है 164 से कम होके 150 100-150 के करीब जो आ गया है, उससे एक स्टेबिलिटी पर मुझे आपसे बात करनी है कि इसकी क्या वजह है। यहाँ मैं आपको ज़रा इसलिए रोकना चाहूँगी कि लगाई साहब का मौक़िफ़ भी आए, फिर मैं आपसे आगे बात करती हूँ कि डॉलर एकदम से इतना ऊपर गया और उसके बाद अब एक स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, उसकी क्या वजूहत हैं। लगारी साहब, बड़े आम सेक्टर्स होते हैं मईशत तरक्की के लिए, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है, इंडस्ट्रीज जिसमें होती हैं, उसके लिए हुकूमत ने जो रिलीफ प्रोग्राम दिया उसने भी बहुत काम किया। फिर बरामदात जो जिस पर अभी मेरे ख्याल में तो इतना काम नहीं हुआ, बाकी डॉक्टर साहब इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन जिस तरह अभी डॉक्टर सलमान साहब ने कहा कि वाकई तन पिछली हुकूमतों की गलतियां थीं जिसकी वजह से इस हुकूमत को एक बड़े बहरान का सामना करना पड़ा, और ज़ाहिर फिर दीगर ममालिक की जानिब भागना पड़ा, उनसे कर्ज लेना पड़ा, जिसका बार बार ये हुकूमत अपोजिशन जो है वो हुकूमत को कहती है कि जी इन्होंने तो इतना कर्ज लिया जितना हमने जो है वो 5 साल में लिया था, इन्होंने 1 साल में ले लिया। तो ये जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि अब हुकूमत के मुआशरे इशारिया ऐसे हैं कि अब निकल रहे हैं उस बहरानी कैफियत से? एक तो मैं बहुत एहतराम करता हूँ डॉक्टर सलमान शाह का कि एक बड़े इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हैं और फाइनेंस के भी बड़े एक्सपर्ट हैं और इनका तजर्बा बहुत है, लेकिन मैं इंतहाई माजरत के साथ ये कहूँगा कि इनकी गुफ्तगू जो मैंने अब तक सुनी है वो लगा है कि मिनिस्टर इन लाइन जो होते हैं ना, कि भाई अब इसके बाद कौन से मिनिस्टर आने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि ये तीसरा बजट या चौथा बजट पेश कर रहे हैं, शौकत तरीन अगला बजट जो है वो फिर शायद सलमान शाह साहब पेश करें, तो मुझे इस तरह की सूरत हाल लग रही है। तो एक तो ये है कि मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ कि हमारी शरह नमू जो है वो 3.9 तक गई है, चूँकि इसको वर्ल्ड बैंक ने इंडोर्स नहीं किया है, इसको IMF ने इंडोर्स नहीं किया है, और इसको पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने भी इंडोर्स नहीं किया है। जब ये हुकूमत ने आदाद शुमार जारी किए तब भी उनकी मुखालफत अपनी जगह पर थी। वो कह रहे थे कि 1.3 है, एक ये कह रहे थे और दूसरे कहते थे 1.9 है, और ये भी बढ़ी हुई है, इसलिए कि अचानक 0.0 से उठकर इस तरह ऊपर चले जाना जो है ये वैसे भी हैरत अंगेज़ बात लगती है कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी बड़ी एक्टिविटी हुई है जिसमें आपने जॉब
जो है क्रिएशन का काम किया हो, जिसमें इंडस्ट्री जो है वो एक बड़ा बूम आया हो कि जनाब देखें इंडस्ट्री चल पड़ी है और हमारी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हम 4 तक पहुंच रहे हैं। यानी ये तो अमलन इन्होंने ऐलान कर दिया है ना कि 4 तक हम पहुंच चुके हैं। और अगर ऐसे होता है, कोई मिरेकल होता है, तो अगर आप 4 तक पहुँचे हैं और फिर वाकई अगर पहुँचे हैं तो मैं समझता हूँ कि अगले साल तो फिर आपकी जो ग्रोथ है वो तो 8 से भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास तो जादू हैं, आदाद शुमार की जादूगरी जो है वो इस तरह। जनाब शौकत तरीन साहब ने हल्फ उठाने से 3 हफ्ते पहले जो कुछ चार्जेस लगाए थे वो अब तक उन चार्जेस के सफाई कर रहे हैं। अब तक उन्हीं इल्ज़ामात की जो इल्ज़ामात इन्होंने खुद लगाए थे हुकूमत के ऊपर और हुकूमत की नाकामी के ऊपर, उनकी माशी पॉलिसियों की नाकामी पर, आप बहुत ज़्यादा अफसर नहीं। उन्होंने हल्फ उठाया, उस हल्फ उठाने से चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले जो है उन्होंने हुकूमत पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए थे कि अब उन्हें वापस लेना पड़ रहा है। खुद अपनी कही हुई बातों को चार्जशीट पेश कर दी थी जी जी, उस चार्जशीट की वो खुद सफाई कर रहे हैं और वो वापस कह रहे हैं कि जनाब नहीं, वो तो बड़े सख्त शराइत थी IMF की और IMF ने जो है ये सब कुछ कर दिया था। मसला ये है कि हमने पूरी की पूरी डिक्टेशन ली है, लेकिन हमने हर चीज़ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक की, उसके बावजूद हम लोगों को कोई चीज़ नहीं दे सके। मासस अब तक महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है। उनके लिए बिजली, ये मुझे नहीं पता है कि उनने प्राइवेट सेक्टर में, जो कमर्शियल सेक्टर है उसमें बिजली की कीमतें कम की हैं। हमारी अब भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो पड़ोसी मुल्कों से कहीं ज्यादा है। ये सवाल मैं पूछती हूँ जो आपने सवाल उठाए, क्योंकि बिजली टैरिफ में इजाफा नहीं किया जाएगा अगले बजट में, ये भी शौकत तरीन साहब ने कह दिया। एक नया बजट आता है, नहीं, ये बजट जो पेश होता है ये बिल्कुल ऐसा नुमाइशी बजट होता है। फिर मिनी बजट, जो मिनी बजट आते हैं, बार आते रहते हैं, वो बाद में होते रहते हैं। इन्होंने वो थोड़ी होता है कि उसी को सेट कर दिया तो उसी पर चलते रहे। बजट तो हमेशा चेंज करते रहते हैं। जी डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप क्या कहेंगे सर, और स्टेबिलिटी डॉलर की इस पर ही बताइएगा। आई थिंक लगारी साहब बिल्कुल एक हमारे जो हैं सबसे इनकी नज़र रहती है इकॉनमी पे भी, और ये हर चीज़ पे इनकी नज़र है और मैं इनको सुनता भी रहता हूँ। बहुत सी बातें ये करते हैं जो पता लगती हैं इनके ज़रिए हमें। एक 2 चीज़ें हैं जो मैं इनके साथ गुजारिश करूंगा कि उस पर भी ये ज़रा नज़र डालें। एक तो बात ये है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ये 3 साल का प्रोग्राम है और अभी हम इसके पहले साल में ही हैं और उसमें भी कोरोना की वजह से ये खासा डिले भी हो चुका है। लेकिन इसके जो मुश्किल पार्ट था मेरे ख्याल में वो अब गुजर चुका है। अब इसका एक बेहतर पार्ट है। इसमें प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो इसमें तकरीबन 38 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी है जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से आएगी और उसकी वजह से इकॉनमी जो है वो संभली रहेगी, वो हिलेगी नहीं। अगर ये 38 बिलियन की उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ना हो तो फिर इकॉनमी जो है वो आपकी कांपनी शुरू होगी और वो ऐसे है जैसे ज़लज़ले की तरह आपकी इकॉनमी होगी। तो एक इस चीज़ को ना भूलें कि ये IMF प्रोग्राम की वजह से दुनिया आपसे इस वक्त डील कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ें IMF की नज़र में है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो इस वक्त एंटरप्रेन्योर है, और आप देखें कि स्टेट बैंक ने जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए फंड्स दिए हैं वो 500 अरब रुपया प्राइवेट सेक्टर ने उसको लिया है और अपनी एक्सपेंड की है फैसिलिटीज़ को। इस वक्त टेक्सटाइल्स में जितना बूम है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक नहीं देखा गया और तमाम के तमाम मैन्युफैक्चरर्स उनकी ऑर्डर्स भरे हुए हैं और वो सप्लाई कर रहे हैं माशाल्लाह, और उनकी कोई डिसरप्शन नहीं हुई अभी तक। इन सेक्टर्स में इतनी कामयाबी के बाद भी बेरोजगारी की शरह इतनी क्यों बढ़ गई है और महंगाई क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? आप एक चीज़ ये देखें कि जब आपके दो चीज़ें हुई ना, नंबर 1 आपका दिवालिया हुआ, नंबर 2 आपके ऊपर कोरोना भी आया।
उसकी वजह से जब आपने पहले लॉकडाउन किए और आपने एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट की तो उसमें बेरोजगारी हुई। इस वक्त आप देखें जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वहाँ पे तमाम वर्कर्स जो हैं वो वापस अपने जॉब्स पे पहुँच गए हैं और वो बिल्कुल 24 शिफ्टें चल रही हैं, एक शिफ्ट भी नहीं है, 2 शिफ्टें चल रही हैं। अब वक्त आ गया कि अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट। सो स्टेट बैंक का जो प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके साथ साथ आप शौकत तरीन साहब की भी बातें जो आप वो कर रहे हैं वो आप फोकस कर रहे हैं कि फाइनेंस जो है ये SMEs को भी मिले, छोटे कारोबार को भी मिले और उसका निज़ाम बेहतर हो। पहली दफ़ा मॉर्टगेज फाइनेंसिंग की जा रही है कि जो दरमियाने इनकम के लोग हैं या लो इनकम के लोग हैं उनको भी घरों के लिए बैंक फाइनेंसिंग मिले। ये 50 साल में ये काम नहीं हुआ। ठीक तो है। बहुत सी चीजें हैं और दूसरी बात एक हमें नहीं भूलनी चाहिए जी सर। और वो बात ये है कि पाकिस्तान की आबादी जो है ना बहुत नौजवान आबादी है, तकरीबन 60% आबादी 25 साल से कम है और ये दुनिया में ये बहुत बड़ा एक रिसोर्स समझा जा रहा है। और इसके साथ अगर हमारे हालात जो ये अफगानिस्तान में थोड़ा सा ठहराव रहता है, ये दहशतगर्दी की जो दुम फंसी हुई है ये निकल जाती है, तो ये चीजें भी इसमें किरदार अदा कर सकती हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। देखेंगे कि हाँ कि हालात चले बेहतर हों, अल्लाह करे। सर वक्त कम है, प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है, प्रोग्राम का टाइम। बहुत शुक्रिया लगाई साहब आपके वक्त का भी, डॉक्टर सलमान शाह साहब आपका भी। अल्लाह करे कि इस दफ़ा का जो बजट हो वाकई ऐसा हो जैसा कह रहे हैं अब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, क्योंकि अब ये बजट पेश करेंगे और वाकई हुकूमत जो है वो कोई रिलीफ देने में कामयाब हो, आवाम को ऐसा ही हो जैसा कि बताया जा रहा है। इंसान आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।